हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 54 पेपर सेट्स में से नोवा पेपर सेट शिक्षण एवं शोध अभियोगिता एनटीए नेट 2020 जून 2020 का है। ये डेट है 1 अक्टूबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट है। ये पेपर सेट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है अपलोड करते ही, तो आप वीडियो क्वालिटी सही कर लेना और तब उसको देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तालिका है तो उसमें से क्वेश्चंस निकालने हैं। तो ये आपके पेपर पेंसिल का वर्क है, तो हम यहाँ से स्टार्ट ना करके क्वेश्चन नंबर 6 इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? उन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं मतलब कि लर्नर को जो सेंट्राइज करती हैं। तो ये कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, हम ये देख लेते हैं। विधियाँ, युक्तियाँ, स्ट्रेटीज, ये है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग 1 सहकारी अधिगम, 3 प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स और ऑप्शन नंबर 4 युग्मित सहभागी चर्चा मतलब कि ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट है विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है। विमर्शी जो है वो शिक्षण विमर्शी स्तर जो है वो शिक्षण स्मृति से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति जो है वो मूलतः कैसी होती है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्रिया विनीतिकारी। क्रिया विनतिकारी, ठीक है, क्रिया विनतिकारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए है निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, दूसरा है प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल देना, और नंबर 3 है उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो विशेषताएं दी हैं उनमें से अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीति के साथ ये 3 विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 प्रवर्तमान मतलब कि चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेशन निर्माणात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कथन 1 और कथन 2। विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में आईसीटी के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है, ठीक है। दूसरा है निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है 11 प्रतिचयन प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी के अकॉर्डिंग है 2 स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया, 4 यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया और 5 है व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या कहते हैं? गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड, एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग न तो संभव है और न ही वांछनीय, तो ये गलत है, ठीक है। जबकि क्योंकि एक अच्छे शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध दोनों का ही प्रयोग होता है, वांछनीय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कार्यात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति क्या कहलाती है? स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के जो आश्रित है
और जो स्वतंत्र है। उन चरों के मध्य, उन चरों के बीच नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध, नियंत्रण भी करते हैं और नियंत्रण के क्या कारण होंगे, संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति जो है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगी एक्सपेरिमेंटल मेथड। इनमें से कोई ना कोई जरूर आ रहा है। अभी क्या था, अभी हमने सेट नंबर 8 किया था तो उसमें कार्योत्तर पद्धति का था, एक्स पोस्ट फैक्टो का, और अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल पद्धति का ये क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? अभिलाक्षणिक विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग है यह परिकल्पना निगनात्मक है। फिर है यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल प्रदान करती है। और नंबर 4 यह लोगों की बड़ी संख्या से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों पर बल देती है। ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है? वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यह है अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है वो, फिर कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना, उसके बाद चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना, फिर है समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रहण, फिर लास्ट में प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। संचार में संदेश की व्याख्या किस प्रकार निर्भर करती है? संचार में संदेश की व्याख्या किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग द कॉन्टेस्ट, मतलब कि संदर्भ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन से संचार के लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित कारकों में से कौन से संचार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग संरचना, प्राथमिक लेपन और तत्कालिकता, ये तीनों इसके लिए महत्वपूर्ण होंगे, मेन होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम है। संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्या क्रम है? तो ये होगा परिवार, विद्यालय, धर्म और जनसंचार माध्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क। अभिकथन क्या है? कक्षा में छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है। कक्षा में छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है, बिल्कुल। फिर है तर्क। आदेश का तरीका सम्मिलित छात्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। तो ये दोनों ही सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये होगी अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द, तो ये है पराभाषिक। फिर है ट्रैफिक लाइट संकेतक, अशाब्दिक संप्रेषण, अलग अर्थ देने वाले शब्द, बहुअर्थकता। फिर है डी शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते दो व्यक्ति, मतलब कि द्विकीय संप्रेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये भी आपका कॉपी पेंसिल का क्वेश्चन है, मैं नहीं रीड कर रही। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 23 पे। 23 है कथन 1 और कथन 2 है, तो ये भी उसी तरह का। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कथन दूसरा है बिल्कुल किसी भी त्रिभुज के कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। फिर है किसी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तो ये भी सही है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ये कॉपी पेंसिल का क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन नंबर 25, 26 और अब हम आते हैं 27 पर। ये धुएं वाला क्वेश्चन फिर से आया है, अभी दूसरी तरह का है। धुएं वाली सभी वस्तुएं आग होती हैं। पहाड़ी में धुआं होता है, इसलिए इस पहाड़ी में धुआं है, और बिना आग वाली किसी भी वस्तु में धुआं नहीं होता।
इस पहाड़ी में धुआं है, इसलिए यह पहाड़ी बिना आग वाली नहीं है। उपरोक्त भार के तर्क मीमांसा के किस प्रकार की अनुमति का उदाहरण है? तो कई बार हम इसे देख चुके हैं। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर अन्वय रेतिकी, अन्वय रेतिकी, ठीक है, अन्वय रेतिकी। यही हिंदी में लिखा है, यही इंग्लिश में लिखा है। कहते हैं उपरोक्त उदाहरण में अन्वय रेतिकी अनुमान निहित है। अन्वय का अर्थ होता है किसी वस्तु का अन्य वस्तु के साथ उपस्थिति और व्याप्ति रेखी। जहां भी दिया था व्याप्ति रेखी आंसर दिया था इसका आपसे पहले दोनों जगह, एक जगह व्याप्ति, दूसरी जगह व्याप्ति रेखी और यहाँ पे अंत्य व्याप्ति रेखी, ठीक है। व्याप्ति रेखी का अर्थ है अन्य वस्तु की अनुपस्थिति में उस वस्तु की अनुपस्थिति, कि अगर आग नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा, तो उसकी भी अनुपस्थिति हो जाएगी। तो ये उदाहरण जो है वो कहता है कि धुएं वाली वस्तुओं में आग होती है, पर्वत में धुआं है, अतः पर्वत पर आग है। यहाँ धुएं की उपस्थिति में आग भी उपस्थित है, अतः यह अनन्य है। पुनः बिना आग वाली वस्तुओं में धुआं नहीं होता, वह पहाड़ी में धुआं है, अतः पहाड़ी बिना आग वाली नहीं है। अर्थात पर्वत पर आग है, धुएं की अनुपस्थिति में भी आग उपस्थित है। तो यह व्याप्ति रेखी है, ठीक है, अनन्य व्याप्ति रेखी। नेक्स्ट है, बस कंफ्यूज करने के लिए बार बार अलग दे देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 क्या कहती है? असाइन, अलॉट, तो यहां पर है सुधार, मरम्मत। लंबाई क्या होती है? मीटर। द्रव्यमान किलोग्राम। डॉक्टर अस्पताल। क्लर्क कार्यालय। ताला चाबी। कोड पासवर्ड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बार बार। फिर है ये दिशाओं वाला क्वेश्चन, अब तक के पेपर सेट्स में अब आया है। क्वेश्चन नंबर 30। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर और मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और फिर घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो इसका आंसर होगा वेस्ट। कॉपी पेंसिल लेना और थोड़ा सा इसे इसको समझ लेना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। RAM इज प्लेस्ड ऑन। RAM निम्नलिखित में से किस पर होती है? में से किस पर होती है? तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड पर। RAM जो है वो मदरबोर्ड पर स्थित होती है। RAM CPU में मदरबोर्ड पर स्थापित होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, पहले भी आ चुका है। इसके द्वारा किसी डेटा को पढ़ा और लिखा और पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यह निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कुछ कथन दिए हैं और पूछा है कि कौन से सही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग 3 और 5 केवल। 3 में है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है, और 5 कहता है परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। बिल्कुल सही है दोनों, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग केवल कथन 3 और केवल, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ी सी चीजें और दी हुई है इसमें। तो ये है NKN, मतलब कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क। कई बार ये शॉर्ट फॉर्म्स भी पूछे ना, NKN, तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। MOOCS ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, MOOCs। फिर क्या है? CPU का क्लॉक रेट गीगाबाइट्स में मापा जाता है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है। परम शिवाय एक कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट है कथन 1 और कथन 2। इसमें है विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। फिर है निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 और कथन 1 और दोनों सही नहीं है, ठीक भाई। विश्वविद्यालय में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों
का आयोजन करने में आईसीटी के प्रयोग में अधिकतम परिणामों को स्तंभ बनाने की क्षमता है। ये था पहला, जो कि गलत है। और दूसरा, निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग होगा। फेसबुक जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है, ना कि वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर और हैं, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट पेज जो है वो भी ब्राउजर है। नेक्स्ट है यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल कहाँ स्टैंड करते हैं? तो ये है, सॉरी स्टैंड्स मतलब कि इसकी फुल फॉर्म पूछिए, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म, यू फॉर यूनिफॉर्म, रिसोर्स आर फॉर रिसोर्स और एल फॉर लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा क्षमता को के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में भारत संघ के निम्नलिखित राज्यों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका सीक्वेंस जो है वो दिया हुआ है। मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर तमिलनाडु और गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, घुलित ऑक्सीजन डीओ जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तर जीवित के लिए आवश्यक है? किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा मछली के लिए। घुलित ऑक्सीजन जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मापदंड के रूप से जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, जो जलीय जीवों जैसे कि मछली के लिए अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट है, सॉरी पेज चेंज करना भूल गई थी मैं क्या? अच्छा यहाँ से आगे, यस 38, अच्छा काफी आगे आ गए हम। 16, अच्छा पेज का सीक्वेंस गलत हो रखा है यहाँ तो। अच्छा मैं देख लेती हूँ, मैं हूँ पेज नंबर 113 पे। सीक्वेंस गलत हो रहा है, इस वजह से गलती हुई। हाँ यहाँ आ गए हम पेज नंबर 113 पे, 38 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। गंदे नालों के सूखे कीचड़ में कैल्शियम। नेक्स्ट है आईपीसीसी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत सेक्टोरल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों के आरोही क्रम में सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये है भवन, उसके बाद परिवहन, उसके बाद उद्योग और सबसे लास्ट में ऊष्मा उत्पादन, विद्युत और ऊष्मा उत्पादन। भवन 6%, परिवहन 14%, उद्योग लेते हैं 21% और विद्युत और ताप उत्पादक लेते हैं 35%। अकॉर्डिंग टू एनटीए इसका ऑप्शन नंबर ए सही माना गया है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों, बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
प्राथमिक शिक्षा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिन्हें 2015 तक पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था। ये 8 लक्ष्य हैं: भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर घटना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण सततता, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ये है स्टेटमेंट 1 कहता है मानित विश्वविद्यालय मतलब कि डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी असंबद्ध विश्वविद्यालय होता है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? किसी मानित विश्वविद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आवश्यक रूप से 1:10 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है। शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 एवं इसके अतिरिक्त कम से कम 5 स्नातकोत्तर विभाग का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम IEEP कब अस्तित्व में आए? तो इसका आंसर होगा 1976, जबकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। 1972 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम UNEP तो आया 1972 में, और IEEP ये आया 1976 में। ठीक है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे 14। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के पास उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्नातकों की संख्या अधिकतम थी? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। 2011 के अकॉर्डिंग, जनसंख्या की गणना के अकॉर्डिंग, किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के पास उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्नातकों की संख्या अधिकतम थी? तो यह है चंडीगढ़। इसके बाद नंबर जो है वो महाराष्ट्र का आता है। नेक्स्ट है MHRD पर दूसरा क्वेश्चन आया, नीट NEAT मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई योजना NEAT नीट निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? अभी इस पे क्वेश्चन आया था, तभी भी फुल फॉर्म देखी थी हमने। ये है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नीट NEAT, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की? तो इसका आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट है पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस देखने हैं, तो मैं ये पैराग्राफ आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है, ये यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है। पीछे कुछ पेज आगे पीछे हो गए तो मैं उनको सबको एक एक बार रोक रही हूँ। आप अपनी पिक्चर क्वालिटी सही करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं इनको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा, ये अपने सारे पेपर जहाँ से अभी हमने पेपर किया। ये थी बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स, जिसमें से हमने पेपर सेट स्टार्ट किया था।
जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मन से, और जिन्होंने नहीं किया है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लेना। ओके, थैंक यू।